नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, सीईटी के लिए हम जो है क्रश कोर्स पढ़ रहे थे और उसमें भारत का भूगोल हमारा चल रहा था और उसमें हमने भौतिक प्रदेश जो है पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारा ये पार्ट 2 है। तो उससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्यूट्स के द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो अपना जो है ये टारगेट जो है इसको निश्चित कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है जब आपको शांत बैठना है। अब वह समय है कि जिसमें तैयारी में आपको एकजुट रह के करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस जोरदार सेशन की। तो सभी भाई लोग वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आज इसके अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत के भौतिक प्रदेश, और उसमें आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। अब ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप जो कहते हैं वो किसे कहते हैं कि वह स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। फिर ये जो प्रायद्वीप है यह भारत का सबसे बड़ा, और बड़ा देखा जाए तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। एवं सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। यानी ये भारत का सबसे जो है बड़ा और सबसे प्राचीन क्या है? भौतिक प्रदेश है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं कि वे स्थल भाग जो तीन से जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और पठार उन्हें क्या क्या कहा? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलेगा। अब इसमें पहली चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट, ये हमने यहाँ पर जो ये देखा था, ये देखा था पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा देखा था? पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर हिमालय वाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो देखा था हमने, ये जो देखा था ये मैदानी भाग था। ठीक है, मैदानी भाग था। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये कंप्लीट जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये कंप्लीट एरिया, इस कंप्लीट एरिया को हम क्या कहेंगे? बेसिकली इस वाले कंप्लीट एरिया को कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यदि इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मैं देखूं, इसकी टोटल लंबाई की बात करूं यहाँ से, तो टोटल जो लंबाई है वो आती है कितनी? 1700 किलोमीटर। कितनी आती है? 1700 किलोमीटर। और यदि मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ यहाँ से, चौड़ाई आती है इसकी 1400 किलोमीटर। कितनी आती है? 1400 किलोमीटर। यदि इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो कितनी है? 1700 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। फिर यदि मैं इसके कुछ बिंदुओं की बात करता हूँ तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यदि मैं इसके सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करता हूं तो गिरनार हिल्स या गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी पश्चिमी साइड में। ठीक है, उत्तरी साइड में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होगी रायसीना की पहाड़ी। कौन सी होगी? रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी। ठीक है, और यदि मैं पूर्व में बात करूं तो यहाँ पर होगी राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। ठीक है, और यदि मैं दक्षिण में बात करता हूँ तो यहाँ पर दक्षिण के अंदर हो जाएगी इलायची की पहाड़ी। कौन सी? इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, ये दक्षिणतम पॉइंट हो जाएगा किसका? प्रायद्वीप पठार का। किसका? प्रायद्वीप पठार का। फिर इस प्रायद्वीप पठार को जो है हम पर्वतों और पठारों के आधार पर अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो इसको हम पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे पठारों के आधार पर। किसके आधार पर? पठारों के आधार पर। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, नर्मदा जो नदी है इसे कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। यदि मैं पहले भाग की बात करता हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पहले भाग की बात करता हूँ तो पहला भाग जो आता है वह आता है दक्कन लावा का पठार, दक्कन लावा का पठार। ठीक है, और सेकंड जो आता है वह आता है मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग, मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग।
मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग, यानी ये बेसिकली आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। एक तो दक्कन लावा का पठार और दूसरा मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब यदि इनमें अलग अलग हम देखें तो मेन रूप से देखो दक्कन लावा का जो पठार है इसके रूप में यदि देखा जाए तो एक तो जो आपको दिखाई देगा यहाँ से मैसूर का पठार जो कर्नाटक के अंदर है, रॉयल सीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है, ठीक है। ये आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग करके यहाँ से इस मानचित्र के अंदर भी देख लेते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूँ, देखो ये वाला जो कंप्लीट भाग है, ये वाला जो कंप्लीट भाग है यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो कंप्लीट भाग है यहाँ से, ये तो किस में आएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा किसमें, दक्कन लावा के पठार में। किसमें आएगा, दक्कन लावा के पठार में, जिसमें देखो यहाँ पे ये तो है महाराष्ट्र का पठार। कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा मैसूर, और मैसूर कहाँ पर है, मैसूर है कर्नाटक में, मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। फिर यहाँ पर रॉयल सीमा, रॉयल सीमा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर ये हो जाएगा तेलंगाना का पठार। कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना का पठार। ये आपको याद रखना है, ये आपके दक्कन लावा के पठार के अंतर्गत आते हैं। फिर कुछ पठार आते हैं जो मध्यवर्ती पठारी भाग के अंतर्गत आते हैं, मध्यवर्ती के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके मालवा का पठार, ठीक है। मालवा जो कहाँ पर है, एमपी में है। फिर यहाँ पे जो ये पठार हो जाएगा, ये वाला पठार हो जाएगा मेवाड़, ठीक है। फिर मेवाड़, और मेवाड़ के अंतर्गत ही हम हाड़ौती के पठार को पढ़ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपके एमपी और यूपी वाले पार्ट में हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है। इसी के पास में हो जाएगा यहाँ पर बघेलखंड, ठीक है। यहीं पे हो जाएगा ये छोटा नागपुर। कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा दंडकारण्य। कौन सा हो जाएगा, दंडकारण्य। और यहाँ पर ये थोड़ा सा भाग हो जाएगा शिलोंग या एलोंग का पठार, शिलोंग या एंगलोंग का पठार, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण पठारी भाग हैं जो आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, ठीक है। अब इनमें यदि मैं कुछ कुछ पठारों की बात करूं, महत्वपूर्ण पठारों की बात करूं, तो कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं जो आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। एक तो ये विशेषतः छोटा नागपुर का पठार, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैसे याद रखना है, जरा याद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कहा मैसूर का, ये सॉरी आपके बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। देखिएगा बेसिकली छोटा नागपुर का पठार, इसकी जो मुख्य नदी है ना वो है दामोदर। कौन सी है, दामोदर है। और दामोदर नदी इस पठारी भाग को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। दामोदर जो नदी है इस पठारी भाग को दो भागों में बांटती है, यानी इस प्रकार से दामोदर नदी यहाँ से बीच से निकलती है इसके, ठीक है। बीचों बीच से निकलते हुए जो उत्तरी भाग है ये तो कहलाता है रांची का पठार। क्या कहलाता है, रांची का पठार, ठीक है। और ये जो दक्षिणी भाग है ये कहलाता है हजारीबाग। क्या कहलाता है, हजारीबाग कहलाता है। तो यहाँ से ये दो पठारी भाग इंपॉर्टेंट है, यानी छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में। उत्तरी भाग जो है वो रांची का पठार है और दक्षिणी भाग कौन सा है, हजारीबाग का पठार है, ठीक है। फिर इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में यहाँ पर जो है ना आपके कोयला अत्यधिक मिलता है, कोयला। तो कोयले के भंडार के कारण यहाँ पे इसको कहा भारत का रूर प्रदेश। क्या कहा, भारत का रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश कहा, क्योंकि जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो कोयले के भंडारण के लिए क्या है, फेमस है। तो भारत के अंदर जो दामोदर नदी घाटी वाला एरिया है वो कोयले के भंडारण के लिए क्या है, फेमस है, इसलिए इसे भारत का क्या कहा, रूर प्रदेश कहा। भारत का क्या कहा, रूर प्रदेश कहा। ये आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। फिर यदि इसी के अंदर हम देखें तो दामोदर जो नदी है, ये दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है। पश्चिम बंगाल की क्या कहलाती है, जीवन रेखा। और पहले इसे पश्चिम बंगाल का क्या कहते थे, शोक कहते थे, क्योंकि पहले जो है ये बाढ़ लाती थी। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत की 1948 के अंदर पहली जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई वो बनाई गई थी कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके अलावा जो ये छोटा नागपुर का पठार है ये धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। किसके, धात्विक खनिजों के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। अब धात्विक खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जाएगा, इसलिए इसे कहा जाएगा भारत में खनिजों का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह, खनिजों का भंडार गृह कहा जाएगा, यानी स्टोरेज ऑफ मिनरल्स कहा जाएगा। और राजस्थान के अंदर स्टोरेज ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अरावली को। अरावली के अंदर विशेष के धात्विक खनिज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत ये हम देखें यहाँ पे, तो मेन रूप से देखो नेक्स्ट, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक आ जाता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आ जाता है? छोटा, सॉरी, आपके मेघालय का पठार। कौन सा आ जाता है? मेघालय का पठार। अब मेघालय के पठार में अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर जो है ना, मुख्य रूप से देखो यहाँ पे तीन जनजातियां पाई जाती हैं, एक तो गारो, एक खासी और एक जयंतिया। कौन सी पाई जाती है? जयंतिया। ये गारो, खासी और जयंतिया तीन जनजातियां पाई जाती हैं, और इन्हीं तीन जनजातियों के नाम पर यहाँ पर स्थित पर्वतमालाओं के नाम रखे गए हैं। और यहाँ पर जो पर्वतमालाएं हैं ये भी इनके नाम से ही हैं, ये भी इनके क्या है? नाम से ही हैं। फिर ये जो खासी पर्वतमाला है इसके अंतर्गत जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम आता है। मासिनराम आता है, और मासिनराम कौन से स्टेट में है? मेघालय के अंदर है, जहां विश्व में सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। विश्व में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर हमने देखा, देखो कई बार देखो किस कंडीशन में क्या करता है कि यहाँ से जो ये आपके पठारी भाग ने देकर इसका पर्वतीय क्षेत्र दे देता है। पर्वतीय क्षेत्र में यानी जो आपके पश्चिमी घाट है उसे पर्वतमालाओं में बांटा गया, और बेसिकली 5 पर्वतमालाओं में बांटा गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार को प्रायद्वीप पठार को उन्हें 5 पर्वतमालाओं में उन्हें 5 पर्वतमालाओं में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें कुछ किसे पुनः 5 पर्वतमाला बांटा गया, किसे? प्रायद्वीप पठार को। यदि इसकी 5 पर्वतमालाओं की बात की जाए तो इसमें देखो सबसे पहले अरावली हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रम से देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पे हो जाएगा यहाँ से सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है, विंध्याचल हो जाएगा। ठीक है, और अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ये 5 पर्वतमालाएं हैं जो आपके इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आती हैं। तो प्रायद्वीप पठार को 5 पर्वतमाला में बांटा गया जो निम्न प्रकार से है। ठीक है, अब इनमें एक एक दो दो करके देख लेते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी? सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ नंबर एक में बात करता हूँ किसकी? सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ किसकी? पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है उसके बारे में क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट की बात की जाए तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। गुजरात से तमिलनाडु तक है। कहाँ तक है? गुजरात से तमिलनाडु तक है। और ये कंप्लीट इस प्रकार से यहाँ पर फैली हुई है कंप्लीट। ठीक है, ये वाली जो रेंज है यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है? तो यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है ये कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। फिर यदि इस पश्चिमी घाट के अंदर सेकंड चीज हमसे पूछता है, यहीं पे एग्जामिनर सेकंड पॉइंट पूछता है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई यहाँ से हो जाएगी इसकी 1600 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी 1200 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है मेन रूप से। ठीक है, फिर इसे कहा जाता है सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। और देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था हिमालय को क्या कहा जा रहा था? ग्रेट हिमालय को उसे कहा जा रहा था आपके हिमाद्री। क्या कहा जा रहा था? हिमाद्री कहा जा रहा था। ठीक है, तो ये सह्याद्री वाला पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेसिकली ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो इस तरीके से एक अक्षांश रेखा जाती है जिसका नाम है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नाम क्या है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है? इसे सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भागों में, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। यदि मैं उत्तरी भाग की बात करता हूं तो उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी सह्याद्री। क्या कहलाता है? उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है। और जो दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहा जाता है? दक्षिणी सह्याद्री। यानी उत्तरी भाग तो क्या कहला रहा है? उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिणी भाग क्या कहला रहा है? दक्षिणी सह्याद्री। यदि मैं उस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कलशुबाई। कौन सी हो जाएगी? कलशुबाई। और कलशुबाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और 1646 मीटर है। कितना है? 1646 मीटर ऊंची है ये। 1646 मीटर इसकी हाइट है, ध्यान रखना। और यदि मैं दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी यहाँ पर केंद्रमुख। ठीक है, केंद्रमुख। और केंद्रमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है।
ठीक है। 1892 मीटर इसकी जो है हाइट है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कई जगह 94 भी है, तो कई जगह 92 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ से इन सभी चीज़ों का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ में देखो इनको लिखते भी जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा एक बार फटाफट। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकें, ठीक है। चलेगा। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ, इससे पश्चिमी घाट पर्वतमाला की औसत ऊंचाई क्या है, अधिक है, इसके कारण इसे दर्रों या घाट के माध्यम से क्या किया जाता है, पार किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कुछ और पहाड़ियां हैं जिन्हें हमें देखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ और पहाड़ियां हैं जिन्हें हमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। यदि मैं इसके अंतर्गत कुछ और पहाड़ियों की बात करूं तो देखो यहाँ पे कुछ पहाड़ियां इस प्रकार से आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसी के अंतर्गत ही मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वाली जो श्रृंखला है इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है, नीलगिरी। यहाँ पे बात की जाए अन्नामलाई, अन्नामलाई, और इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा इलायची। क्या हो जाएगा, इलायची। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यदि पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा है, ठीक है। डोडा बेटा की यदि बात की हाइट की बात की जाए तो डोडा बेटा की हाइट है 2637 मीटर। कितना है, 2637 मीटर है। और ये जो है आपके दक्षिण भारत या प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर यदि अन्नामलाई की बात की जाए तो यहाँ से सबसे ऊंची चोटी जो होगी उसका नाम होगा अन्नाईमुड़ी। कौन सा होगा, अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी जो है वो आपके बेसिकली ध्यान देना केरल वाले स्टेट में पड़ेगी, और ये जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 2695 मीटर। और ये जो है आपके दक्षिण भारत की या पश्चिमी घाट की, सॉरी, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी, अन्नामलाई मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, अन्नामलाई मानी जाती है। फिर यहाँ पर जो इलायची है, इस इलायची की पहाड़ियों को कहा जाता है कोर्डमम की पहाड़ियाँ। कोर्डमम की पहाड़ियाँ क्या कहा जाता है, कोर्डमम की पहाड़ियाँ, कोर्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्डमम की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये बेसिकली यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिएगा नीलगिरी जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और नीलगिरी जो है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी माना जाता है, ध्यान रखना। 1986 के अंदर ये घोषित हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से ये मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ना आपके इस वाले एरिया में यहाँ पर जो है एक टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति। और इस टोडा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय है भैंस पालन। क्या है, भैंस पालन है। इसलिए इसे भैंस संस्कृति वाली जनजाति भी कहा जाता है। कौन सी जनजाति को, टोडा जनजाति को, जो बेसिक रूप से यहाँ पर पाई जा रही है, यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक है। चलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा इसी के अंतर्गत आ जाता है कंसेप्ट, ठीक है। एक मिनट, जी, आ जाइए वापस। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलेगा। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। इस बेसिकली इस महानदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, उस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जाता है क्या, पूर्वी घाट। क्या नाम दिया जाता है, पूर्वी घाट नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पूर्वी घाट, ठीक है। इस पूर्वी घाट के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां आती हैं जो आपको याद रखनी है बेसिकली, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखो, कुछ पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो पहाड़ियाँ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। यानी यहाँ पर पहली जो पहाड़ी पड़ेगी उसका नाम क्या होगा, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि बात की जाए यहाँ पर अरामाकोंडा,
अरामाकोंडा। और अरामाकोंडा जो है वो आपके कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। यानी जो अरामाकोंडा है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात की जाए यहाँ पे नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, पालकोंडा, ठीक है, जिंदागाडा, जिंदागाडा, ठीक है, ये सब कहाँ पर है, ये सब आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जावद की पहाड़ी, ठीक है, जावद की क्या हो जाएगी, पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, जावेदी की पहाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पंचामलाई, पंचामलाई, सिरूमलाई, सिरूमलाई, थिरुमलाई भी है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये सब तमिलनाडु के अंदर हैं, ये सब कहाँ पर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं। और ये दो आपके जावेद की पहाड़ी जो है, जावेद की पहाड़ी जो तमिलनाडु के अंदर पड़ रही है, जावेद की पहाड़ी जो तमिलनाडु के अंदर पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर क्या है, एक हिल स्टेशन है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन आता है। ठीक है, हिल स्टेशन आता है जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इस हिल स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर हिल स्टेशन होगा कोडाईकनाल, कोडाईकनाल। तो कई बार पूछा जाता है कोडाईकनाल जो हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है, कोडाईकनाल, ठीक है, या कोडाईकनाल भी कहा जाता है। तो एक प्रमुख हिल स्टेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यदि यहाँ पर इस पश्चिमी घाट की जो आपके लंबाई की बात की जाए तो लंबाई यहाँ से हो जाएगी इसकी 1300 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 1300 किलोमीटर। और यदि इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो सर्वोच्च चोटी यहाँ से जो होगी वह होगी आपके जिंदागाडा। कौन सी होगी, जिंदागाडा। अब कई किताबों में जो है आपको अरामाकोंडा दे रखा है। यदि मैं जिंदागाडा की हाइट की बात करता हूँ तो 1690 मीटर है। और यदि मैं अरामाकोंडा की बात करता हूँ, अरामाकोंडा की बात करता हूँ, तो अरामाकोंडा यहाँ से हो जाएगी, अरामाकोंडा है 1680 मीटर। कितना है, 1680 मीटर है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, मोस्ट रूप से याद रखना है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से कौन से क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है अच्छे से याद रखना। ठीक है, फिर यदि मैं नेक्स्ट यहाँ से बात करता हूँ, इसी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत नेक्स्ट यदि बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है, उसका नाम जो होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, वह जो हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा। कौन सी हो जाएगी, सतपुड़ा। अभी जो सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, इसका जो है विस्तार कुछ पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, कुछ पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं सबसे पहली पहाड़ी की बात करता हूँ, गिर पहाड़ी। ठीक है, गिर पहाड़ी जो है आपके गुजरात के अंदर पड़ती है। गिर पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, गुजरात के अंदर पड़ती है। ठीक है, फिर यहीं पर मैं बात करूं तो आपके राजपिपला, राजपिपला, गाविलगढ़, ये इंपॉर्टेंट है राजपिपला और गाविलगढ़, क्योंकि ये एमपी वाले भाग में है। कहाँ पर है, एमपी वाले भाग में है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से बात करूँ तो नेक्स्ट जो बात करूँगा यहाँ से मैकाल हो जाएगा। ठीक है, महादेव हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, मैकाल हो जाएगा। ठीक है, महादेव हो जाएगा, मैकाल हो जाएगा। तो ये प्रमुख क्या है, पहाड़ियां हैं, ये प्रमुख क्या है, पहाड़ियां हैं। फिर ये जो आपके सतपुड़ा है, इसकी यदि टोटल लंबाई की बात की जाए तो 900 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी इसकी, 900 किलोमीटर है। ठीक है, और गुजरात और एमपी वाले भाग में ये फैली हुई है, गुजरात और एमपी वाले भाग में फैली हुई है। और यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी इसकी 762 मीटर। कितनी हो जाएगी, 762 मीटर की औसत ऊंचाई हो जाएगी। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, इसके जस्ट पड़ोस में आपको महादेव दिख रहा होगा। इस महादेव के ऊपर ही इसका सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़ है। यानी इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। यानी इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यहीं पर आपके जो है जस्ट दक्षिण के अंदर यहाँ पे एक पठार पड़ता है जिसका नाम है बैतूल पठार, बैतूल पठार। ठीक है, बैतूल पठार इंपॉर्टेंट है। इस बैतूल पठार से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके, इंपॉर्टेंट नदी है, इस नदी का नाम है आपके ताप्ती। क्या नाम है, ताप्ती। तो यहाँ पर जो आपके दक्षिण वाला पार्ट है यहाँ पर पड़ती है अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पड़ती है, अजंता की पहाड़ी। अब ये नदी क्या करती है कि ताप्ती जो नदी है वो आपके सतपुड़ा और अजंता की
पहाड़ियों के मध्य रिफ्ट वैली बनाती है। क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बोले तो भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रंश घाटियों का क्या करती है? निर्माण करती है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यदि इसी में बात करूं मैं, अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल। विंध्याचल, यदि विंध्याचल की बात की जाए तो विंध्याचल की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, कुल लंबाई हो जाएगी यहाँ से 1300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई हो जाएगी 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल, विंध्याचल के जस्ट आप दक्षिण में यहाँ पर देखोगे, सॉरी बराबर में देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी भांडेर की पहाड़ी, या बहारनेर भी कहते हैं, ठीक है। बहारनेर भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यदि यहाँ पर आप देखोगे तो इसी के अंतर्गत कैमूर, इसी के अंतर्गत कौन सी हो जाएगी? कैमूर की पहाड़ी हो जाएगी। और अंतिम जो पहाड़ी यहाँ पर होगी, यहाँ पर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा एक याद रखना है आपको, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है भांडनेर का वाला, यहाँ पे आपके एक चोटी है जिसका नाम है गुडविल चोटी, गुडविल चोटी, गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी। ये गुडविल या सद्भावना जो चोटी है, ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। फिर यहीं पर जो है आपके एक इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अमरकंटक, सॉरी पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ पर है? एमपी वाले पार्ट में है। कहाँ पर है? एमपी वाले पार्ट में। इस अमरकंटक से एक नदी तो ऊपर की तरफ जाती है जिसका नाम है सोन। क्या नाम है? सोन। और एक नदी नीचे की तरफ आती है इस टाइप से बहते हुए कंटिन्यूसली चली जाएगी, जिसका नाम होगा नर्मदा। क्या नाम होगा? नर्मदा। अभी नर्मदा क्या करती है कि जस्ट नीचे यहाँ पर कौन था? यहाँ पे था सतपुड़ा। कौन था? सतपुड़ा था। यहाँ पे कौन था? सतपुड़ा था। अब इस सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ये नदी क्या करती है? रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। रिफ्ट वैली बोले तो भ्रंश घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी यहाँ से एक बारी जो है देख लेना, एक बारी जो है इसको देख लेना, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है डेटा, ठीक है, चलेगा। फिर यदि मैं यहाँ से नेक्स्ट बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत यदि नेक्स्ट बात करता हूँ तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसी के अंतर्गत अरावली। कौन सा आ जाएगा? अरावली। तो यहाँ से नेक्स्ट इसी के अंतर्गत लिख सकते हैं आप अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा लिख सकते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में लिखिएगा अरावली। इसी के अंतर्गत क्या लिखोगे? अरावली। यदि अरावली की मैं बात करता हूं तो अरावली जो है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और इसका यदि उत्पत्ति काल देखा जाए, काल जो होगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में, प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन सा काल है? प्री कैम्ब्रियन काल है। और प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इसके जो समकालीन पर्वतमाला है ना, समकालीन पर्वत, कई बार पूछा जाता है समकालीन पर्वत। समकालीन पर्वत जो है वह आपके, देखो समकालीन पर्वत जो है वह आपके है अपलेशियन। कौन सा है? अपलेशियन है, जो यूएसए के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूएसए के अंदर पड़ता है। अपलेशियन पर्वत है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, विशेषता है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। फिर यदि इस अरावली की बात की जाए तो औसत ऊंचाई आती जो है वो है 930 मीटर। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई, कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो कुल लंबाई यहाँ से हो जाएगी इसकी आपके 692 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 692। जिसमें से हमारे राजस्थान को कवर कितनी कर रही है? राजस्थान में कवर हो रही है 550 किलोमीटर। कितनी हो रही है? 550 किलोमीटर। फिर इस अरावली की जो वास्तविक उत्पत्ति मानी जाती है ना, वो आपके अरब सागर से मानी जाती है। कहाँ से? अरब सागर से। अरब सागर के अंदर आपने एक द्वीप समूह सुना होगा जिसका नाम था लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। उस मिनिकॉय से जो है अरब सागर के अंतर्गत स्थित जो मिनिकॉय द्वीप है उसी के अंतर्गत इसकी क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। इसलिए इस अरब सागर को कहा पिता। किसका पिता? अरावली का, अरावली का पिता।
अरावली का पिता, ठीक है। यानी फादर ऑफ अरावली किसे कहा जाएगा, वो कहा जाएगा अरब सागर को। किसको कहा जाएगा, अरब सागर को। तो ये भी डेटा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ से याद रख सकते हैं। और ये अंतिम समय में इसमें जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने का प्रयास करें और मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। चलना, अब यहाँ से यदि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम देखा जाए तो वो होगा आपके गुरु शिखर। कौन सा होगा, गुरु शिखर होगा। गुरु शिखर को ही हम कहते हैं संतों का शिखर, और इसकी जो हाइट है वो है 1722 या 27, क्योंकि गुरु शिखर के ऊपर एक जो है दत्तात्रेय जी का, विष्णु जी को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। अगर मंदिर की हाइट देखते हैं तो 1727, और अकेली चोटी की ऊंचाई देखते हैं तो 1722 मीटर, यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, हमने ये तो एक तरीके से प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको देखा। अब मैं आपको जो है एक चीज और बताने जा रहा हूँ बीच में। भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के अंदर महत्वपूर्ण कुछ दर्रे जहां से भी प्रश्न उठ सकते हैं, परीक्षाओं दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। तो दर्रों को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए एक बार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिएगा, यदि मैं इस दर्रे की बात करता हूँ तो ये वाला जो दर्रा होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं मैपिंग करवा देता हूँ दर्रों की एक बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दर्रे, ठीक है। मिनटेक, अघिल, एक चीज याद रखना, साथ में मानचित्र जरूर रख लेना ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर होती हुई चले। मिनटेक है, अगिल है, काराकोरम है। कौन सा है, काराकोरम। यदि मैं इन दर्रों की बात करता हूं तो ये सभी दर्रे किस श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी दर्रे जो है आपके काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। फिर यदि मैं लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत कुछ दर्रों की बात करता हूं तो लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण दर्रा आएगा जिसका नाम होगा खारदुंगला। क्या नाम होगा, खारदुंगला दर्रा, ठीक है। यहाँ पे होगा इस तरीके से, मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा उसको, ठीक है। यहाँ पे ये खारदुंगला, कौन सा दर्रा हो जाएगा, खारदुंगला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको भी आपको याद रखना है, खारदुंगला, ठीक है। खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके कौन सी श्रृंखला का होगा, लद्दाख श्रृंखला का, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जास्कर श्रृंखला, ठीक है। अब देखो, ये जो आपके दर्रे जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी दर्रे कौन से स्टेट में हैं, तो ये सभी दर्रे जो है आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख, उसके अंतर्गत आने वाले क्या हैं, दर्रे हैं, उसके अंतर्गत आने वाले क्या हैं, दर्रे हैं। फिर यदि मैं यहाँ पे इन इस श्रृंखला के अंतर्गत, जास्कर श्रृंखला के अंतर्गत बात करूँ तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका तो नाम हो जाएगा बुर्जिल, ठीक है, जोजिला, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा लाचा, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा कौन, शिपकीला, कौन सा हो जाएगा, शिपकीला। अब देखो, ये शिपकीला और जो बड़ा लाचा है ये कहाँ पर पड़ रहे हैं, एचपी के अंदर पड़ रहे हैं। कहाँ पर पड़ रहे हैं, एचपी के अंदर। और इनकी मैं बात करूँ तो ये जम्मू वाले पार्ट में पड़ेंगे। कहाँ पर पड़ेंगे, जम्मू वाले पार्ट में। और इससे नीचे यदि मैं श्रृंखला की बात करता हूँ तो यहाँ पर श्रृंखला है जिसका नाम है आपके पीर पंजाल। कौन सा है, पीर पंजाल। उस पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं, जिन्हें आपको क्या करने, याद रखने हैं। दो दर्रे तो जम्मू के अंदर पड़ेंगे, दो दर्रे तो जम्मू के अंदर पड़ेंगे। जैसे मैं पहले दर्रे की बात करता हूँ यहाँ से, तो पहला तो हो जाएगा यहाँ से देखो, ये जो आपके पीर पंजाल हो जाएगा, पहला तो कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे सेकंड दर्रे की बात करता हूँ, यहाँ से सेकंड जो हो जाएगा वह हो जाएगा बनिहाल। कौन सा हो जाएगा, बनिहाल, कौन सा हो जाएगा, बनिहाल, ठीक है। फिर यहाँ से और थोड़ा आगे चलोगे तो यहाँ पर दर्रा हो जाएगा, उस दर्रे का नाम होगा रोहतांग। क्या नाम होगा, रोहतांग दर्रा होगा। कौन सा होगा, रोहतांग, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे चलोगे कंटिन्यूसली, ठीक है। हिमाचल वाले पार्ट में आगे के बाद आप चले जाओगे उत्तराखंड वाले पार्ट में। तो उत्तराखंड वाले पार्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनमें देखो यहाँ से थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं, ये सभी दर्रे जो हैं ये आपके उत्तराखंड वाले पार्ट में हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो दर्रे हैं। एक का तो नाम हो जाएगा यहाँ से नाथुला, नाथुला,
और यहाँ से एक हो जाएगा आपके जालेपला। कौन सा हो जाएगा? जालेपला। नाथुला और जालेपला, नाथुला और जालेपला, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस दर्रे की बात की जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा यांग्याप, ठीक है, यांग्याप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये दीपू, दीपू के बाद में यहाँ पे हो जाएगा ये लिखापानी, ठीक है। लिखापानी से अगर यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो दर्रा है इसका नाम हो जाएगा पांगशांड, पांगशांड, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस दर्रे के बात की जाए तो यहाँ पे ये तूजू है। कौन सा है? तूजू है। तो ये आपको याद रखने कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ठीक है। मैं वापस से कर रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा, वापस से इनको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। दिखेगा सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि जो मेन मेन दर्रे हैं, जैसे देखो मिंटेक है, अगिल है, काराकोरम है, ये काराकोरम श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं और ये लद्दाख श्रृंखला में लद्दाख वाले पार्ट में है, ठीक है। फिर लद्दाख श्रृंखला के अंतर्गत एक दर्रा आता है खारदुंगला, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, और वह जो दर्रा है वह आपके लद्दाख वाले पार्ट में ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ से जास्कर श्रृंखला में, तो जास्कर श्रृंखला में एक तो बुर्जिल है और एक जोजिला है, और उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है बड़ा लाचा और शिपकिला, ये बड़ा लाचा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, और बुर्जिल जो जोजिला है वो जम्मू के अंदर है। कहाँ पर है? जम्मू के अंदर है। और यहाँ से देखो फिर जो पीर पंजाल श्रृंखला है उसमें एक तो पीर पंजाल है, एक बनिहाल है, दोनों के दोनों जम्मू के अंदर पड़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर यहाँ से देखो थांगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के अंदर है। फिर यहाँ से नाथुला, जालेपला, ये सिक्किम के अंदर है। फिर कुछ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं जिनमें यांग्याप है, दीफू है, पांगशांडला है, लिखापानी है, और तुजू ये जो है मणिपुर के अंदर है। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ जिनके माध्यम से भी आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जम्मू और लद्दाख के लिए, जम्मू लद्दाख, इसके लिए याद रखना जो बाबू, जो बाबू पी के गया, जो बाबू पी के गया, यानी किसी का बाबू था जो पी के घर से निकल गया, ठीक है। दो से हो जाएगा जोजिला, ठीक है, बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम। फिर यहाँ से उसके पश्चात आ जाएगा हिमाचल। जैसे ही बाबू घर से पी के निकला, हिमाचल आते आते बाबू की जम गई आरबीसी। क्या जम गई? आरबीसी जम गई। तो जैसे ही बाबू हिमाचल आया, हिमाचल में आते ही बाबू क्या जम गई? आरबीसी जम गई। आर से हो जाएगा रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपकिला, और सिपकिला, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही बाबू हिमाचल में आते आरबीसी जम गई, तो ये बाबू पहुंच गया उत्तराखंड। कहाँ पहुंच गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में किसी ने कहा कि उत्तराखंड में क्या था? लेमन था। उत्तराखंड में लेमन था। तो लेमन पीने से क्या है, जैसे पीए व्यक्ति को अगर आप नींबू पानी पिला देंगे तो हो सकता है उसका असर कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो एल से लिपुलेख, एम से माना, एन से नीति, और था से थांगला, था से थांगला, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो जैसे ही बाबू की आरबीसी जमी और वो ठीक हुआ लेमन पीने के बाद में, उसने सिक्किम जाने की जिद कर ली। तो किसी ने कहा कि सिक्किम ना जा, सिक्किम ना जा, बोला जाऊंगा। तो ना से हो जाएगा नाथुला, और जा से हो जाएगा जालेपला। जा से क्या हो जाएगा? जालेपला। जैसे ही वो सिक्किम जाने के लिए जिद करता है, बार बार उसको मना किया जाता है लेकिन वो नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो किसी ने कहा, बोला जाता है तो जाने दो इसको, जाता है तो इसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर ये जबरदस्ती कर रहा है तो इसको जाने दो, जाने में, ठीक है। तो यहाँ से ये कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से बाबू कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि उस
एरिया के अंदर भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो जैसे युद्ध की कंडीशन में आपको जो भारतीय सैनिक था उसको बाबू नजर आया, तो बाबू को देखते ही उन्होंने, देखो बाबू तो नाम पता नहीं था, उन्होंने क्या कहा, को दीपू इधर आ, दीपू इधर आ। तो किसी ने कहा कि दीपू, दीपू बोला हाँ, बोला दीपू बॉम्ब या, बॉम्ब या पंगू सांड ला, पंगू सांड ला। बोला या तो चाइना को कुचलवा देंगे या उड़ा देंगे। तो दीफू से हो जाएगा दीफू, बॉम्ब से हो जाएगा बॉम्बडीला, या से हो जाएगा यांग्याप, यांग्याप, और पंगू सांड से हो जाएगा पांग सांड, पांग सांड ला। ठीक है। और ये यांग्याप दर्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जबकि जस्ट पीछे वाले में देखा जाए यहाँ से ये जो आपके हैं सिपकिला दर्रा, यहाँ से जो है आपके सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर ये जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा जो है, नाथुला और जालेपला, ये व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और चाइना को और सिक्किम को जोड़ते हैं। और ये जो जालेपला है ये आपके चुंबी घाटी वाले एरिया को भी जो है किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ रहा है। और ये जो नाथुला है ये भारत और चाइना के बीच में प्रमुख व्यापारिक दर्रा था, इससे रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे भारत का सिल्क रूट भी कहा जाता है, इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है, सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये डेटा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, चलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा जो भारत के दर्रों को लेकर था। ठीक है, उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनकी मैपिंग हमें करनी है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनकी मैपिंग हमें करनी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट, थाल घाट महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में क्या करता है कि यहाँ से मुंबई, मुंबई से आपके नासिक, नासिक से होते हुए कोलकाता को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अगर देखा जाए तो थाल घाट के जस्ट नीचे वाला जो दर्रा है उसे कहा जाता है भोर घाट, भोर घाट। ये भोर घाट भी क्या है, महाराष्ट्र में है। ये क्या करता है, यहाँ से मुंबई, मुंबई से सीधा पुणे, पुणे से चेन्नई को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट दर्रा जो होगा इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसका नाम होगा आपके पाल घाट। और पाल घाट कहाँ पर है, केरल के अंदर है। पाल घाट कहाँ पर है, केरल में। और ये केरल वाला जो एरिया है, केरल वाला जो एरिया है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि को किससे जोड़ता है, चेन्नई से। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दर्रा आता है उसका नाम है सिनकोट दर्रा। क्या नाम है, सिनकोट दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। और मदुरई कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और ये दोनों जो दर्रे हैं, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, केरल के अंदर हैं। कहाँ पर हैं, केरल के अंदर हैं। ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत। ठीक है, चलना तो वापस आ जाइए। ठीक है, अब यदि मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट यदि इसी के अंतर्गत बात करता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब आ जाता है भारत का तटवर्ती मैदान, भारत के तटवर्ती मैदान, भारत के तटवर्ती मैदान। यदि भारत के तटवर्ती मैदानों की बात की जाए तो भारत के तटवर्ती जो मैदान है, तो भारत का जो तटीय भाग उसे दो भागों में बांटा था आपने। कितने भागों में, दो भागों में। तो यदि दो भागों में देखा जाए तो देखो इंपॉर्टेंट है डेटा समझने का प्रयास करना। यहाँ पे ये वाला भाग, ये वाला भाग, अब इस वाले भाग में देखिएगा यहाँ से ये वाला जो भाग है, इस साइड वाला, इस साइड वाला जो भाग है उसे कहा जाता है पश्चिमी तट। और इस साइड वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, पूर्वी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी तट कहा जाता है। अब पश्चिमी तट जो है इस गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। दूसरा क्या है, इस पश्चिमी तट का जो निर्माण हुआ ना, इस साइड क्या है आपके एक तरीके से यूं कहें कि ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। दूसरा क्या है कि इस तट का जो मैदान, जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण है वो भूभाग के उत्थान से हुआ है, भूभाग के उत्थान से। और इसका जो निर्माण हुआ है इस साइड वाले का, इसका हुआ है आपके डेल्टा के द्वारा, डेल्टा के द्वारा, यानी नदियों द्वारा लाकर जमा किए गए डेल्टा या अवसादों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, सॉरी औसत चौड़ाई की बात की जाए, तो औसत चौड़ाई आती है इसकी 64 किलोमीटर। ये एवरेजन क्या है, कम चौड़ा है, किसकी अपेक्षा, पूर्वी तट की अपेक्षा। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो आती है 100 किलोमीटर। कितनी आती है, 100 किलोमीटर। फिर इन दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ से, देखो ये कच्छ के पश्चिम में जो विस्तृत तट है, यहाँ पे जो विस्तृत तट है, इस वाले तट को कहा जाएगा, यहाँ पे ये जो कंप्लीट भाग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है सौराष्ट्र। क्या कहा जाता है,
सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम जाना जाता है? सौराष्ट्र के नाम से। और फिर यदि इसके दक्षिण में ये वाला जो भाग है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है काठियावाड़। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ जो आपके सूरत तक का एरिया है, सूरत तक का क्या है? एरिया है। यदि फिर सूरत के दक्षिण में, यहाँ पे सूरत के दक्षिण में ये जो कंप्लीट तट आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट तट, ये जो कंप्लीट तट है, इस तट को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, मेन रूप से ध्यान रखना। फिर उसके दक्षिण में अगर देखा जाए, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट है कन्नड़ तट वाला, कन्नड़ तट। और ये कर्नाटक में अंदर है। कहाँ पड़ा है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं, एक तो मुंबई बंदरगाह आते हैं, और एक आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अंतर्गत आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है। उसके पश्चात यदि यहाँ पर दक्षिण के अंदर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये वाला जो तट है, इस वाले तट का नाम है मालाबार। क्या नाम है? मालाबार तट है। और ये केरल राज्य के अंतर्गत है, केरल राज्य के अंतर्गत है। अब यहाँ पर क्या है? इस मालाबार के अंतर्गत, सुनना ध्यान से, इस मालाबार के अंतर्गत जो है, यहाँ पे कुछ अस्थायी झीलें बनती हैं जिन्हें लैंगून या कयाल कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सागरीय क्षेत्रों में जो अस्थायी झीलें बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बेसिकली लैंगून या कयाल कहा जाता है। लैंगून या क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लैंगून या कयाल हैं, जैसे अष्टमुडी, अष्टमुडी, वेम्बनाद, वेम्बनाद। ठीक है, अष्टमुडी और वेम्बनाद। अब इसी केरल के अंदर एक और कयाल है जिसका नाम है पुन्नामाडा। क्या नाम है? पुन्नामाडा। इस पुन्नामाडा कयाल के अंदर क्या है? एक नौकायन प्रतियोगिता होती है, एक नौकायन प्रतियोगिता होती है प्रतिवर्ष, जिससे जो है आपके नौकायन प्रतियोगिता होती है, उसे कहा जाता है वल्लभकाली नेहरू ट्रॉफी के नाम से। नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। यानी इससे प्रतियोगिता को क्या कहा जाएगा? नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी, नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। यदि फिर मैं इस साइड वाले की बात करूं, तो इस साइड देखो कुछ नदियों के द्वारा ये जो है निर्मित है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के पश्चात नदी आती है महानदी। महानदी के बाद में नदी आती है गोदावरी। गोदावरी के बाद में कृष्णा, और कृष्णा के बाद में कावेरी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बीच में कुछ आपके क्षेत्र हैं जिनको आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, गोदावरी और सॉरी ये कृष्णा और कावेरी के बीच में, तो ये वाला जो तट है, इस वाले तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और ये तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर है, तमिलनाडु वाले एरिया के क्या है? अंतर्गत है। यदि फिर मैं इससे ऊपर बात करूं, तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा के बीच में, गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये जो तट है, इसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है? उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार के अंतर्गत ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। और इस उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि यहाँ पर पुलिकट नामक कयाल है। पुलिकट नामक कयाल है, और वही पुलिकट नामक कयाल जिसके अंतर्गत एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप है। और ये श्री हरिकोटा जो द्वीप है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का जो है एक तरीके से स्पेस सेंटर बना हुआ है। ठीक है, इसरो का स्पेस सेंटर बना हुआ है, जिसे नाम दिया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम दिया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। फिर यहाँ से देखो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, इसे उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आंतरिक भाग में एक मीठे पानी की और झील है जिसे नाम दिया जाता है कोलेरू। क्या नाम दिया जाता है? कोलेरू। तो कोलेरू, कोलेरू जो है एक मीठे पानी की झील है। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ, महानदी से गोदावरी के बीच में जो तट है उसका नाम है उत्कल तट। उत्कल तट के अंतर्गत जो है उड़ीसा राज्य आएगा, मेन रूप से कौन सा आएगा? उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो लैंगून है वो है आपके चिल्का। यानी यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक बंदरगाह आएगा जिसका नाम होगा पारादीप बंदरगाह। और यदि मैं उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत बात करूं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर यदि मैं यहाँ पर स्वर्णरेखा और महानदी के बीच में बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपके तट हो जाएगा उसका नाम होगा धींगा तट। और ये धींगा तट जो है मेन रूप से आपके पश्चिमी बंगाल वाले पार्ट में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में। तो ये हमारा मोटा मोटा एक तरीके से हम यूं कहें कि भारत के तटवर्ती मैदानों को लेकर था। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। अब यदि मैं भारत के द्वीप समूह की बात करता हूं, तो महत्वपूर्ण द्वीप समूह यदि पूछा जाए आपसे, देखो मैं कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को यहाँ पे आपके हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको देख लेना प्रयास करना एक बार। ठीक है। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा होगा, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। यहाँ पे ये लक्षद्वीप वाला दिख रहा होगा, लक्षद्वीप वाला दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो असम के अंदर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मंजूली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली या मंजूली, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या है? निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या है? निर्मित है। फिर यहीं पर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो
कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, न्यूमर द्वीप, क्या नाम है, न्यूमर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, विवादित था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पश्चिमी बंगाल वाले एरिया में ही आता है गंगा सागर द्वीप, कौन सा आता है, गंगा सागर आता है, ठीक है। फिर इस उड़ीसा वाले पार्ट में यहाँ पर देखो यहाँ पे दो द्वीप और हैं छोटे छोटे, जिनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो, एक तो इसका तो नाम है चांदीपुर, क्या नाम है, चांदीपुर, ठीक है। यहीं पर एक द्वीप आता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ केरला वाले तट में, तो केरला वाले एरिया के अंदर भी दो द्वीप हैं, महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो श्रीरंगा, क्या नाम है, श्रीरंगा है, और एक है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर आ जाता है आपके कौन सा, पंबन द्वीप, कौन सा आ जाता है, पंबन द्वीप। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप थे जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक चीज और आती है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है इनको बहुत अच्छे से आपको देखकर जाना है परीक्षा के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे ये सागर वाला एरिया है, सागर वाले एरिया के अंदर सभी देशों के जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो तय सीमा तक होते हैं, तय सीमा तक होते हैं। अब तय सीमा तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके भारत का ये जो तटवर्ती भाग है, ये टेढ़ा मेढ़ा भाग है। अब इस तटवर्ती भाग का जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है, इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींची जाती है जिसे कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है, आधार रेखा। ध्यान से समझ लेना इस बात को, यहां से कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं। यदि पूछा जाए कि तटवर्ती भाग के टेढ़े मेढ़े भाग को, यानी तटवर्ती क्षेत्र के टेढ़े मेढ़े भाग को मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है, आधार रेखा। अब देखो, ये तटवर्ती क्षेत्र भारत का अंदर वाला भाग, ये आधार रेखा, इसके बीच में भी ये सागर रह गया, इसके बीच में जो ये सागर होता है इसे कहा जाता है आंतरिक सागर। क्या कहा जाता है, आंतरिक सागर। तो यदि पूछा जाए कि तट और आधार रेखा के मध्य स्थित सागर को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, उसे कहा जाएगा आपके आंतरिक सागर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आंतरिक सागर। फिर यदि मैं यहां से इस तट रेखा से, सॉरी इस आधार रेखा से यदि मैं यहां तक 12 नॉटिकल मील तक चलता हूं, 12 नॉटिकल मील। अब देखो, एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपके 1.8 किलोमीटर। कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। एक समुद्री मील बराबर जो है आपके 1.8 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहां से इस 12 नॉटिकल मील तक चलता हूं, ये कहलाएगा भारत का समुद्री क्षेत्राधिकार या सागरीय क्षेत्राधिकार। इसके अंदर जो है भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, भारत को क्या है, सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर यदि मैं इस आधार रेखा से थोड़ा और आगे चलूं, 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है एविंशन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, एविंशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तो यदि पूछा जाए कि 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है एविंशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो साफ सफाई का अधिकार है, किसका अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है। एक जो है आपके जो है यहाँ पर हम जो है आपके सीमा शुल्क लगा सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो है टैक्स वसूली यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे यदि आप बात करोगे 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, बीच में देखो ये 176 ही पड़ा है, ध्यान रखना, क्योंकि 24 से आगे आप 176 जाओगे तो 200 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि मैं आधार रेखा से चलता हुआ आ रहा हूँ। ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये कहलाएगा आर्थिक अन्यन क्षेत्र। क्या कहलाएगा, आर्थिक अन्यन क्षेत्र, ठीक है, आर्थिक अन्यन क्षेत्र, ठीक है। इस आर्थिक अन्यन क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना भारत आपके एक तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है। इसके अलावा संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार है, यानी यहाँ पर नए द्वीपों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। और यदि इससे आगे भी कोई एरिया बच जाए, 200 नॉटिकल मील से अगर आगे कोई एरिया बच रहा है, तो उसे कहा जाएगा हाई सी। हाई सी का मतलब होता है उच्च सागर। हाई सी का मतलब क्या होता है, उच्च सागर, यानी वो क्षेत्र जो है किसमें आ जाएगा, उच्च सागर वाले पार्ट में आ जाएगा, उच्च सागर वाले पार्ट में वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये महत्वपूर्ण डेटा था द्वीपों को लेकर। अब इन अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, आइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से सबसे पहले हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं आपसे किसकी,
जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार की। किसकी बात कर रहा हूँ? अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार। समझना चीजों को, फैक्टों को रटने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टों को रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ये देश पड़ रहा है कौन सा? म्यांमार। कौन सा पड़ रहा है? म्यांमार। और म्यांमार के अंदर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है अराकोनयोमा। क्या नाम है? अराकोनयोमा पर्वतमाला है। कौन सी है? अराकोनयोमा पर्वतमाला है। इस अराकोनयोमा पर्वतमाला से यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है आपके इरावती नदी। क्या नाम है? इरावती नदी। इस अरावती नदी के मुहाने पर एक द्वीप समूह है जिसका नाम है आपके क्या? अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार। ठीक है। फिर देखिएगा ये अंडमान निकोबार है और ये अंडमान निकोबार वाला कंप्लीट जो एरिया है, ये कंप्लीट एरिया यहाँ पर जो है, टोटल जो द्वीपों का समूह है, यहाँ पर टोटल द्वीपों का जो समूह है वो है 572 द्वीप है। टोटल कितने द्वीप हैं? 572 हैं। तो अब एक अलग चित्र के माध्यम से थोड़ा सा मैं इसको एक बार एडिफाई कर देता हूँ हल्का सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं कुछ एक अलग चित्र आपके लिए बना रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलेगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, यदि मैं इस वाले द्वीप की बात करता हूं तो इस वाले द्वीप का नाम है प्री पेरिज, म्यांमार का है। ठीक है, इस वाले का नाम है कोको, ये भी किसका है? म्यांमार का है। फिर यहाँ पर जो है आपके लैंडफॉल है, कौन सा है? लैंडफॉल, जो भारत का है। किसका है? भारत का। तो ये जो लैंडफॉल द्वीप है ये भारत का, जो अंडमान निकोबार है उसका सबसे उत्तरी द्वीप है। सबका सबसे क्या है? उत्तरी द्वीप है। फिर यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है उसके कुछ इस प्रकार से भाग हैं, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे एक चैनल गुजरता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है? इस ऊपर वाले भाग को, इसको तो कहा जाता है अंडमान। इसमें देखिएगा यह उत्तरी अंडमान है। ठीक है, यह मध्य अंडमान है, यह दक्षिणी है और यह लघु अंडमान है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर ये निकोबार के भाग हैं। ठीक है, और इधर ये पड़ जाता है इंडोनेशिया। कौन पड़ जाता है? इंडोनेशिया। ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें देखो ये 10 डिग्री चैनल है। ये क्या कर रहा है? अंडमान, और ये भाग जो है दक्षिण के अंदर, ये जो भाग है, ये वाला भाग है कौन सा? निकोबार वाला। कौन सा है? निकोबार वाला भाग है। ठीक है, निकोबार वाला भाग है। अब अंडमान और निकोबार क्या है? दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पे देखो इसको कहा जाएगा कार निकोबार, इसको कहा जाएगा छोटा निकोबार और इसको कहा जाएगा बड़ा निकोबार। और बड़ा निकोबार और ये इंडोनेशिया, इनके बीच में भी एक चैनल है यहाँ पर। इस चैनल को कहा जाता है ग्रेट चैनल। क्या कहा जाता है? ग्रेट चैनल। इनके बीच में भी एक चैनल है जिसे कहा जाता है सेंट जॉर्ज चैनल। क्या कहा जाता है? सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, इनके बीच में भी एक चैनल है जिसे कहा जाता है सोम्ब्रेरो चैनल। क्या कहा जाता है? सोम्ब्रेरो चैनल। ठीक है, लिख सकते हैं आप साथ के साथ, सोम्ब्रेरो चैनल। ठीक है, इनके बीच में भी एक पास है जिसे कहा जाता है डंकन पास। क्या कहा जाता है? डंकन पास कहा जाता है। ठीक है, और ये कोको और जो आपके लैंडफॉल है इसके बीच में भी एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल, जो इनको अलग कर रहा है। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं अंडमान निकोबार के अंतर्गत, तो इस अंडमान निकोबार के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज, इसमें टोटल द्वीप कितने हैं? टोटल द्वीप यहां से मेरे भाई हो जाएंगे कितने? इसमें 572। टोटल द्वीप कितने हैं? 572। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूं मेरे भाई, तो क्षेत्रफल यहां से हो जाएगा इसका 8,249। कितना हो जाएगा? 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। फिर यदि इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है मेरे भाई? सैंडल पीक है। और सैंडल पीक की जो हाइट है वो है आपके 736 मीटर। कितना है? 736 मीटर है। कई जगह 738 मीटर भी दिखाई देता है, बड़ा इशू नहीं है, ध्यान रखना, कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। ठीक है, चलना। फिर इसी के अंतर्गत क्या है? एक सेलुलर जेल है। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल है। और उसी सेलुलर जेल को कहा जाता है वीर सावरकर जेल। वीर सावरकर जेल, जहां ब्रिटिश काल के अंदर काले पानी की सजा दी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश काल में काले पानी की सजा दी जाती थी। इसके अलावा क्या है? यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां हैं, जैसे मैं बात करूं, जरावा है। ठीक है, ओंग है। ठीक है, जरावा है, ओंग है, अंडमानीज है, निकोबारीज है। ठीक है, निकोबारीज है,
और इसके अलावा सैम्पेन है। कौन सी है? सैम्पेन है। यदि मैं इस सैम्पेन जनजाति की बात करता हूं तो इस सैम्पेन जनजाति ने 2014 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जो है 16वीं लोकसभा के, तो उनमें इन्होंने मतदान किया था। किसने? सैम्पेन ने। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, याद रख लेना यहां से, ठीक है। और इसकी यदि मैं राजधानी की बात करता हूं तो राजधानी जो है यहां पे हो जाएगी इसकी। और राजधानी क्या है इसकी? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? आपको याद होनी चाहिए, अंडमान निकोबार की राजधानी, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी। तो राजधानी यहां से जो इसकी हो जाएगी वो आपको याद रखनी है, ठीक है, राजधानी, ठीक है। वो राजधानी आप अपने आप से एक बार देखना। और एक तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं, और विशेषकर सेवन सिस्टर वाले, उनकी राजधानी आपको याद होनी ही चाहिए, उनकी राजधानी आपको याद होनी ही चाहिए। और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो भी रिसेंटली केंद्र शासित प्रदेश बने हैं ना, उनकी जरूर याद रखना। क्योंकि और कईयों की जो है ना राज्य हैं, उनकी राजधानी ग्रीष्मकालीन अलग है और जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या है? अलग है। तो ये दोनों अलग अलग आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल से आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या होगी वो आपको याद रखनी है, ठीक है, चलेगा। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। फिर इसी के अंतर्गत देखो एक चीज और याद रखनी है यहां से आपको, ठीक है। यदि मैं यहां पर कुछ महत्वपूर्ण डेटा और देखूं यहां से, देखो इसके, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप, ठीक है। यानी यहां पर एक तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप है। और यदि मैं यहां पर, ये एक और है जिसका नाम है नारकुंडम। क्या नाम है? नारकुंडम। ये जो नारकुंडम जो है ये आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। यदि सुषुप्त ज्वालामुखी बात करें, देखो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। और तीन प्रकार के दिन की बात की जाए तो देखो, एक तो होते हैं सक्रिय, एक होते हैं सुषुप्त, एक तो होते हैं मृत। सुषुप्त में कभी भी ज्वाला निकल सकता है, यानी भविष्य में ज्वाला निकलने की संभावना होती है। तो यहाँ पर क्या है, इस इंडोनेशिया वाले पार्ट में 2004-5 के दौरान सुनामी आई थी और सुनामी के दौरान इसमें सक्रियता के लक्षण देखे गए थे, सक्रियता के लक्षण देखे गए थे। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि 30 दिसंबर, सुनना इंपॉर्टेंट बात है, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। क्या फहराया था? तिरंगा फहराया था। उसी की जो है 30 दिसंबर 2018 को जो है आपके आपके 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। क्या मनाई गई थी? 75वीं वर्षगांठ। और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 द्वीपों के नाम चेंज किए थे। 3 द्वीपों के नाम कौन कौन से चेंज किए थे? एक बार जो है इनको भी फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां से, देखिएगा, पहला यदि मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा रोस। रोस का नाम रखा गया था बोस, ठीक है। बोस बोले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सेकंड में बात करूं तो नील, नील द्वीप का नाम हो जाएगा यहाँ से शहीद द्वीप, ठीक है। और अंतिम जो बत्ता है उसका नाम है हैवलॉक। क्या नाम है? हैवलॉक। और हैवलॉक द्वीप की बात की जाए तो हैवलॉक द्वीप को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था स्वराज द्वीप। कौन सा दिया गया था? स्वराज द्वीप, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। और राजधानी आपको पता होनी चाहिए थी, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है जो आपको याद रखनी है, और यहाँ पर आपने अंकित कर दी होगी, ठीक है। अंतिम जो हमारा द्वीप आता है वो आ जाता है कौन सा? इसी के अंतर्गत देखिएगा, अंतिम जो द्वीप आ जाता है वह आ जाता है कौन सा? यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपके लक्षद्वीप। कौन सा रहा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो यह देखिएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की बात की जाए तो यह मूंगा या प्रवाल द्वीप है, मूंगा या प्रवाल द्वीप है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं मूंगा या प्रवाल द्वीप। देखो मूंगा ये प्रवाल जो होता है ना, एक समुद्री जीव होता है और इसके जमने से इसका निर्माण होता है। अब उस समुद्री जीव के जमने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, या तो देखो ये भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर में या 30 डिग्री दक्षिण में। दूसरा क्या होता है, सागर की लवणीयता सामान्यतः होनी चाहिए। सागर की लवणीयता क्या होनी चाहिए? सामान्यतः होनी चाहिए। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसके कुछ भाग हैं, कुछ भाग हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। यदि इन भागों की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है, इस प्रकार से हैं। यदि मैं पहले भाग की बात करता हूं तो पहले भाग का नाम हो जाएगा यहाँ से अमीनी, ठीक है। अमीनी के बाद में यहाँ से हो जाएगा लक्का द्वीप, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। और ये अलग देश हो जाएगा जिसका नाम होगा मालदीव। क्या नाम होगा? मालदीव। अब कुछ चैनल हैं जो इनके बीच से गुजरते हैं, वो चैनल याद रखना, सही चैनल लगने चाहिए, ठीक है।
देखो यहाँ से इस प्रकार से कुछ चैनल हैं, जैसे इस चैनल की बात करूँ तो ये हो जाएगा 11 डिग्री चैनल। कितना हो जाएगा? 11 डिग्री चैनल। तो 11 डिग्री चैनल ने क्या किया है, आपके अमीनी और लक्काद्वीप को अलग किया है। फिर यदि मैं 9 डिग्री चैनल की बात करता हूँ तो लक्काद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और यदि मैं 8 डिग्री चैनल की बात करता हूँ तो 8 डिग्री क्या करता है, मिनिकॉय और मालदीव देश अलग है उसको अलग करता है, ठीक है। और मालदीव की राजधानी जो है वह आपके माले है। क्या है? माले है। और इसकी जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, कवरत्ती है, जो आपके आपके लक्काद्वीप या लक्षद्वीप के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यदि इसमें कुल द्वीपों की मैं बात करूं तो कुल द्वीप इसके अंतर्गत हो जाएंगे कितने? कुल द्वीप इसमें हो जाएंगे 36। कुल द्वीप कितने इसमें? 36। तो ये आपको याद रखना है, डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल है महज 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा भौतिक प्रदेशों को लेकर एक महत्वपूर्ण क्लास था। हो सकता है इस क्लास में हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ें पढ़ाई हूँ, लेकिन अच्छे से आपको करवाई हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इसमें गागर में सागर भरने वाली ये क्लासें थी। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको अच्छे से शेयर करें। नेक्स्ट क्लासों में हम और टॉपिकों की बात करेंगे जो आपकी परीक्षा दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।